नमस्कार। आप सभी को वेदांत दर्पण के ये कार्यक्रम प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग देख रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं स्वागत करूंगी आज के इस एपिसोड नंबर 47 में ऋषि गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। जो इतने अच्छे हर एक शब्द के ऊपर हर एक एस्पेक्ट पे समझा रहे हैं, हम लोगों को उजागर कर रहे हैं एक के बाद एक। तो जब हम बहुत आ, आनंद में रहते हैं और जब हमारे पास कोई शब्द नहीं होता उसका, तो हम कहते हैं हम निशब्द हैं। तो मेरी भी ऐसी अवस्था हो जाती है इस यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम को करते हुए कि जब सर ऐसे बातें और ऐसे उजागर ऐसे क्लैरिटी के साथ में करते हैं। अगर आप लोग पिछले एपिसोड्स को देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस प्रकार से पॉइंट वाइज उन्होंने सब कुछ क्लैरिटी के साथ में समझाया है। उसको फॉलो करने से समझ में आएगा। अभी जो क्रम चल रहा है वो भरत मुनि द्वारा कृत 13वीं शताब्दी में हुआ था भारत में। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है। तो नाट्य शास्त्र और वेदांत, इस पर चर्चा की जा रही है। उसी सीरीज में आज हम पुनः इस पर आलोचना करेंगे। मैं प्रश्न पूछूंगी। पिछले एपिसोड में हुआ था एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्टिस्ट, अर्थात कलाकार या कला के साधकों को कैसे चलना चाहिए नाट्य शास्त्र के अनुसार। वो एक व्याकरण है, एक ग्रंथ है। सर, आज मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जड़ पदार्थ थंब रूल, अगर हम बोले कि वेदांत के जो थंब रूल है, अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, द वर्ल्ड इज अ लाई। तो जड़ जो पदार्थ है सर, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। एक मोटे बुद्धि में अगर देखा जाए तो जड़ पदार्थ एक मटेरियल होता है। और चेतन जो है दैट इज कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में आप पिछले एपिसोड्स में बहुत बोले हैं और उस पर है भी एपिसोड्स इसमें। और आर्ट, कला और नाट्य शास्त्र, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो इसका जनक माना जाता है कला का, और वेदांत जिस पर ये कार्यक्रम है। तो इन चीजों को एक साथ लेके हाउ दे आर, किस एंगल से देखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई कला साधक है, अगर एक आम मनुष्य है, इन 5 चीजों को कैसे चल के देखेंगे। शायद मैं सर उतने अच्छी तरह से प्रश्न को समझा नहीं पाई, पर आप जब उसकी व्याख्या करेंगे तो आप उसको समझा देंगे। बहुत धन्यवाद संघमित्रा जी। प्रश्न जो इन सारे शब्दों की ओट में है वो शायद ये है कि कैसे इनको, जो मैटर है, जी, पदार्थ, जड़, चेतन, वेदांत, नाट्यशास्त्र, इसमें क्या कोई संगति है? क्या करेक्ट, कोई संगति कोहेरेंस है? है, क्या कोहरेंस एक है। दूसरे एक दूसरे के प्रति क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। सुसंगत है? क्योंकि प्रथम दृष्टिया ये लगता है ना कि आपने कहा कि जो थंब रूल है वेदांत का कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो नाट्यशास्त्र में तो ड्रामेटर्जी है एक आर्टिस्ट के लिए कि आप कैसे अपने आप को आर्टिस्ट बनाए। तो वो आर्टिस्ट जो अपने आर्ट को कहाँ दिखाएगा? जगत में ही तो दिखाएगा। जी जी सर। तो कला का सत्य लेके वो मिथ्या जगत में जाएगा। कुछ ये पैराडॉक्स लग रहा है ना। तो इसको हम लोग धीरे धीरे चले, क्योंकि इतने लोगों ने इतनी बातें कही हैं, सब एक दूसरे के विरुद्ध लगती हैं, है ना। जैसे कोई महापुरुष कहता है कि सेल्फ से मुक्त हो जाओ। सेल्फ में जो कंटेंट है उसमें गुस्सा है, भय है, घृणा है, आदि आदि है। सेल्फ लेस हो जाओ। तो कोई महापुरुष कहता है कि सेल्फ की शरण में जाओ, क्योंकि उसके अलावा और कोई चीज नहीं है, वही तुम्हारा हार्ट है, वहीं पर ब्रह्म है। तो कॉन्ट्रेडिक्टरी लगता है ना, पैराडॉक्सिकल लगता है।
बिल्कुल। इसलिए कौन व्यक्ति किस शब्द को किस आशय से बोल रहा है, किस अर्थ में बोल रहा है, उसका तत्वार्थ क्या है, यथार्थ क्या है, निहितार्थ क्या है हम्म। और नेयार्थ क्या है, ये हम लोग को जानना चाहिए जिस करेक्ट। संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। वेदांत की जो टर्मिनोलॉजी है, पारिभाषिक शब्दावली है, उनको भी अच्छे से समझना होगा। ठीक, वेदांत यानी वेद, और यानी वेद का आशय है, क्योंकि वेद की ही छाया में तो वेदांत है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। उसी तरीके से जब पंचम वेद की बात कर रहे हैं, तो पंचम वेद की शब्दावलियां क्या वेदांत से बिल्कुल भिन्न है, या उसमें भी उसी की छाया है, ये देखना होगा। फिर अभी आप जब टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो आपने कहा कि नाट्यशास्त्र 13वीं शती का ग्रंथ है, जो आप शायद कहना नहीं चाहती थी। ये हम लोग कई बार बोलते समय हो जाता है ऐसा। नाट्यशास्त्र ईसा पूर्व 5वीं शती का ग्रंथ है, और 13वीं और 12वीं शती का जो ग्रंथ है ईसवी, वो है संगीत रत्नाकर। तो हम लोग के ये जो हम लोग कई बार बचपन में हम लोग को जैसे मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, वैसे इतिहास भी अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ याद करते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। याद नहीं करें तो हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सोच लीजिए ये वैदिक सभ्यता का युग है, उसके ठीक पहले प्री वैदिक सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये और उसको प्री वैदिक मान लेते हैं हम लोग अभी। ये पूरा वैदिक सभ्यता आया, ठीक है, जिसमें आपके वैदिक सभ्यता में ही आपका आपके बुद्ध हुए, वेद के बाद, उपनिषदों के बाद, और बिंबिसार अजातशत्रु के बाद मौर्य डायनेस्टी, फिर चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उनका बेटा अशोक, उनकी बेटी संघमित्रा, और यहाँ के शून्य हो गया। यहाँ से क्रिश्चियन एरा शुरू। अभी जो क्रिश्चियन एरा है, उसके पहले आजकल BCE लिखा जाता है, पहले तो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ होता था। अब BC यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बुद्ध, मौर्य डायनेस्टी, शून्य पे आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कनिष्क का युग आया। अब पहली शताब्दी शुरू होगी ईसवी, ईसा पूर्व खत्म, ठीक है, जिसको सरका भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन ज्यादा नहीं करेंगे। अब यहाँ से कनिष्क का कुषाण वंश शुरू हो रहा है, पहली शताब्दी ईस्वी, दूसरी शताब्दी ईस्वी, तीसरी, ऐसे से हम लोग अभी 21वीं तक आएंगे। जीरो से हम लोग, अब क्या हुआ कि प्री खत्म हो गया BCE, अब CE शुरू हुआ, क्रिश्चियन एरा शुरू हो गया। हाँ। कुषाण, चंद्रगुप्त एक दो तीन, स्कंदगुप्त, ये सब, ठीक। अब यहाँ पर 7वीं शताब्दी आई, तो वहां पर आपके आ गए ये बृहदेशी के मतंग मुनि, फिर 8वीं शंकराचार्य, ठीक है। 9वीं में हमारे यहाँ मुस्लिम इन्वेशन, और हम्म। फिर 10वीं में अभिनव गुप्त, उससे हम्म। पहले आनंदवर्धन, उससे पहले धनंजय दशरूपकार, ठीक है। ये हम लोग 9वीं 10वीं शताब्दी आ गए। 12वीं में आपके आ जाएंगे संगीत रत्नाकर, हम्म। ठीक है। इसके बाद से जो एम्पायर था वो शुरू हो जाएगा पूरा। 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर मैंने बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर होते हुए एकदम 18वीं शताब्दी, अंग्रेजों का आना, और उसके बाद अंग्रेजों का जाना, फिर हम लोग का 20वीं शताब्दी से शुरुआत। और 20वीं शताब्दी में इन सब चीज का पाया आ जाना। 20वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश स्कॉलर्स और कुछ हमारे इंडियन स्कॉलर्स, जैसे ब्रिटिश स्कॉलर्स में काविल, गफ आदि लोग थे, मैक्स मुलर वगैरह, हमारे यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह थे, तो इन्होंने पूरा वैदिक साहित्य, जिसमें नाट्यशास्त्र भी है, ये सब कुछ की खोज की और पाया हमारे यहाँ भोजपत्र में, ताम्रपत्र में। और फिर 1925 तक आते आते, तभी भी देश आजाद नहीं हुआ था, सब कुछ कंपाइल हुआ, और धीरे धीरे इसकी व्याख्या, पढ़ना, अध्ययन शुरू हुआ। और 1955-56 में आके इसका पहली बार हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। 25 में सारे चैप्टर्स को मिला के एक जगह कंपाइल किया गया, अलग अलग चैप्टर्स जब मिले इन लोगों की सहायता से, ब्रिटिश स्कॉलर्स, हमारे इंडियन स्कॉलर्स। और फिर देश आजाद हुआ 55-56 में, जब पहली बार दूसरी भाषा के लोगों ने पढ़ा, मराठी भाषी हो, हिंदी भाषी हो, अंग्रेजी भाषी हो, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, नाट्यशास्त्र का पढ़ना शुरू हुआ, और अभी तक उसका अध्ययन जारी है।
तो पूरा पीरियड हमने आपको बता दिया। तो जो वैदिक समय था सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद, उसी में रामायण महाभारत भी है, जिसको ठाकुर जयदेव सिंह जी ने एक पीरियड बनाया इतिहास काल। तो हम लोग इतिहास को ब्रिटिश स्कॉलर्स की दृष्टि में देखते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, किस सन में क्या हुआ था, किस सन में क्या हुआ था, ऐसे देखते हैं। लेकिन वैदिक ऋषियों ने बहुत अच्छा बनाया था, शिक्षा काल, स्मृति काल, ऐसे करके बनाया था। शिक्षा में जैसे नारदीय शिक्षा हुआ, स्मृति में जैसा मनुस्मृति हुआ, ऐसे करके काल को उन लोगों ने अलग अलग बांटा था। इतिहास, इतिहास और हिस्ट्री दो अलग अलग शब्द है। वैसे जैसे स्पीच और वाक दो अलग अलग शब्द है। हम लोग को सही शब्द नहीं मिलता, जैसे रस और इफेक्ट अलग अलग शब्द हैं। हम लोग इक्विवेलेंट टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि आजकल अंग्रेजी जो है वो एम्प्लॉयबल की भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो हम लोग उसके आसपास खोजते हैं क्या सही शब्द हो। ठीक है। तो ये तो वैदिक सभ्यता के बाद आज हम लोग डिजिटल सभ्यता में आ गए हैं। ठीक है। जिसमें मुझे बार बार कहना पड़ता है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज है, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है, माइंड की लैंग्वेज, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलशिप है। क्योंकि एक कोई है जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को देख रहा है, उसको वो नरेट कर रहा है, और एक उसका इंटरप्रिटेशन दे रहा है, तो एक लैंग्वेज बन रहा है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो लैंग्वेज है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज है, सब्जेक्टिव और बाहर ऑब्जेक्टिव, इसको हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, इंसान का बनाया हुआ। और जो वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो है रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज। उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है, रिफ्लेक्टेड, यानी उन लोगों ने वाक के आधार पर सब कुछ रचा है। वाक यानी पर्या पश्यंती मध्यमा वैखरी। और यहां भी जो है सिर्फ वैखरी, जो कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो है। दो होंगे तभी तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हम लोग बोल पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग वेदांत को इस लैंग्वेज में नहीं देखें, तो फिर वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे जो शुरू में हम लोगों ने उठाया, कि जो परफॉर्मर है वो नाट्यशास्त्र को पढ़ के अध्ययन करके जो परफॉर्म करने जा रहा है, डांस थिएटर म्यूजिक आदि आदि, वो किसके सामने कर रहा है? मिथ्या के सामने, है ना। तो इसका सॉल्यूशन निकल आया कि हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लैंग्वेज में सोच रहे हैं। सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है, बाहर ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज यानी कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज की भाषा में सोच रहे हैं। इसलिए वेदांत के स्तंभ रूल को भी शायद हम लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने क्यों कहा था। क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के डिवीजन को, सेंस ऑफ सेपरेशन को ही हटा दिया था, और उनके पास एक चीज था, ब्रह्म। हम लोग के लिए जो जगत है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मिथ्या हो जा रहा है। किस अर्थ में मिथ्या कहा? क्योंकि वो अनित्य है। क्यों? क्योंकि चेंजेबल है। नित्य को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, नित्य शब्द को, सूरज रोज उगता है, सूरज रोज आता है, चांद रोज आती है, ये नित्य है ना। जो चीज रेगुलर होता है और जो चीज रेगुलर नहीं होता है, क्योंकि जो समाज सभ्यता पहाड़ नदी जैसी थी, आज उसका रूप बदल गया है, तो अनित्य हो गया ना। इस अर्थ में मिथ्या कह रहे हैं। ठीक है। अब क्या है कि ये जो मैटर है, मैटर जो है वो जगत का कारण नहीं है, प्रकृति जगत का कारण नहीं है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है। अगर हम लोग इसको पढ़ के आगे चले, इसको मान ले, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं आएगी कि निम्बार्क ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा, ऐसा नहीं है। प्रकृति के बारे में सभी ने यही कहा कि इसमें 3 गुण है, 3 प्रॉपर्टीज है, और ये चेंजेबल है। ये सही है। तो ये जो प्रकृति है, जो सब चीजों में वो प्रकृति क्रियाशील है, हम में, आप में, हमारे आपके बीच में जो स्पेस है उसमें भी, मोबाइल में भी, ठीक है, गूगल मीट में भी, और सब चीजों में, वृक्ष में भी। ठीक। तो वो जो है वो अनित्य है, लेकिन वो जड़ है। जगत का कारण प्रकृति नहीं है, जगत का कारण चेतन है, यानी कि ब्रह्म है। और शंकराचार्य जब कह रहे हैं जगत मिथ्या, तो वो खाली ब्रह्म को देख रहे हैं, और ब्रह्म को सब जगह देख रहे हैं। अगर जगत में भी देख रहे हैं, तो ब्रह्म को जो जगत में आप देख रहे हैं, तो ब्रह्म ही दिख रहा है ना। और मैंने किसी एपिसोड में ये भी कहा था कि जब रामानुज विशिष्ट अद्वैत कह रहे हैं, या जब मध्वाचार्य जो है वो द्वैत कह रहे हैं, या जब कोई हमारे यहाँ वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैत कह रहे हैं,
या जब निम्बार्क आचार्य जब उसको द्वैता द्वैत कह रहे हैं, तो ब्रह्म तब भी दो नहीं हो रहा है, ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म और जगत, है ना। तो वो जो अर्थ दिया था उन्होंने, विद्योत्तमा ने एक दिखाया था, एक ब्रह्म। तो कालिदास की उससे जो दो हुआ था, जीव और परमात्मा, जिसका इंटरप्रिटेशन हुआ, तो इसलिए कि हम लोग शुरू यहां से करते हैं, जीव और ईश्वर, जीव और ब्रह्म, दो से शुरू करते हैं, लेकिन अंततः तो एक में ही जाते हैं। अगर एक में नहीं जाएंगे तो रस निष्पत्ति नहीं होगी, साधारणीकरण नहीं होगा। ये सब सारी बातें हम लोग चूंकि कह चुके हैं और सरल कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस दिया, आप गायिका हैं, आपने गाना गाया, ठीक है, और लेकिन ऑडियंस जो है उन्होंने गाना सुना। अब जो उन्होंने ऑडियंस से गाना सुना, उन्होंने सुना और आपने गाया और सब लोग घर लौट आए। परफॉर्मर से कुछ लोग मिले, परफॉर्मर की कुछ लोगों ने प्रशंसा की, ग्रुप फोटो किया, फेसबुक में लगाया, उसको पारिश्रमिक मिला, ठीक है, और इधर ऑडियंस भी लौट आई, और गाने पर कुछ कोई चर्चा ही नहीं कर रही है, गाने का कोई प्रभाव ही नहीं है, बाहर आके वो लोग दूसरी बातें कर रहे हैं, पार्टी शार्टी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दो रह गए ना, ब्रह्म और जगत दो रह गए ना। अगर वो एकान्विति हुई होती तो सारे लोग, टोटल ऑडियंस एब्जॉर्ब रहती, और एब्जॉर्ब होकर के उसी के प्रभाव में वो घर तक लौटती, कि, कि एक जो सुर लगा है वो कैसा लगा है कि तुम दिल को छू गया, उसी में वो घर लौटती, कुछ और बातें ही नहीं करती। इसलिए कई कई बार वो स्टैंडिंग ओवेशन से भी नहीं समझना चाहिए कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा है। हो सकता है उनके दिमाग में एक इमेज है कि अभी अभी कल या परसों, किसी दिन परवीन सुल्ताना ने बॉम्बे में शर्मिकानंद में गाना गाया और लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। चूंकि परवीन सुल्ताना जी या अभी अलादिया खान साहब भी अगर आ जाए, तो चूंकि हम लोग के दिमाग में एक इतना रिस्पेक्ट है कि हम लोग खड़े होंगे ही नम्रता में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अगर कोमल ऋषभ आसावरी गाया है तो कोमल ऋषभ बिल्कुल सही लगा ही है। ऐसा लगा है कि आपके भीतर टच किया है, और इस तरह से टच किया है कि आप रागात्मकता से ऊपर उठ करके सबलाइम हो करके ब्रह्म हो गए हैं, ब्रह्म का स्पर्श, ब्रह्म की आभा आप में धीरे धीरे कौंधने लगी है। ऐसा नहीं हुआ है, भरत सर मुनि इस कह पर, रहे हैं। हाँ सर इस पर सॉरी, आप काइंडली याद रखिएगा सर, वो भरत मुनि पर एक बोल रहे थे आप। अ, मैं, एक मिनट सर, बस आपने जो बहुत अच्छी पॉइंट बोली है इसमें, दरअसल सर आजकल जो समय है वो है ब्रांडिंग का। तो ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट जब हो जाता है तो वो अपने नाम से ही चलता है, काम करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, काम सेकेंडरी हो जाता है, नाम सबसे पहले चलता है। तो मुझे लगता है ये ब्रांडिंग का देन है आज के आधुनिक युग का, जिसकी वजह से ये बातें आ रही हैं, मतलब ये होता है जो आपने कहा, ये बात सर, उसी बात पर मैं बोलना चाहूंगी। टुडेज वर्ल्ड इज मोर इनटू ब्रांडिंग, लाइक जिसने ब्रांड एस्टैब्लिश कर लिया है वो, अब मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहती उस ब्रांड का, क्योंकि वो फिर मैं आपको बहुत मैं हल्का आपको हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूछने के लिए क्या मैं सही उदाहरण दे रहा हूँ। कबीर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोग्राम्स होते हैं, हो रहे हैं, ठीक है, बनारस में भी हो रहे हैं, होते ही रहते हैं कबीर पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वो भी 500 रुपए 1,000 रुपए का टिकट लगा के, तो क्या ब्रांडिंग की जो बात करें, कबीर की ब्रांडिंग पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या मैं सही उदाहरण दे रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जो ब्रांडिंग, जो कंपनीज है ना जो ब्रांडिंग इसको कर रही है, या कुछ उसके पहले तो कबीर ने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर चुके हैं ना। अब वो शरीर में लेकिन नहीं कबीर, है, बट हिज आइडियाज आर देयर, सो ठीक, दे आर लेकिन मार्केटिंग दैट वे। कबीर के आइडियाज को हम जीवन में उतारे, या कबीर के आइडियाज को लेके हम नेम फेम और पैसा कमाए? सर बात ये है, मैं वही बात, मैं उसी बिंदु पे जा रही थी कि दो चीजें हैं सर उसमें, आइडिया होती है और पर्सनालिटी होती है। आइडिया इज वो जो सर, वही बात है कि शब्दार्थ और तत्वार्थ, मतलब उसकी एसेंस एक चीज होती है, वो शब्दार्थ एक चीज होती है। कबीर
इज अ ब्रांड इटसेल्फ। जिन्होंने एक नाम है, शब्दार्थ, सॉरी, हाँ शब्दार्थ ही बोलिए, वो वर्ड लिटरल मीनिंग, पर सॉरी तत्वार्थ जो है सर वो लिटरल मीनिंग है। उस तत्वार्थ में ना जाके अब वो ब्रांड पे जाके, क्योंकि उसे मालूम है कि लाख, 2 लाख, 50 लाख, कितने लोग बस इस नाम से आ जाएंगे कबीर, क्योंकि कबीर ने जो काम किया हुआ है, संत कबीर जो करके गए हैं इस इस दुनिया में, वो ब्रांड उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है। मतलब उन्हें मालूम नहीं था कि मैं ब्रांड एस्टैब्लिश करूंगा, पर तो उन्होंने आपको, कर चुके हैं। तो यही बात आपकी सर बात होती है। सुन के हम्म। आपकी बात सुन के एक सवाल बनता है, क्या रविदास ने ये काम नहीं किया है जीवन में? बिल्कुल किया है सर, वही उन्होंने भी ठीक किया है। है। बिल्कुल। ठीक, क्या दादू दयाल ने नहीं किया है? क्या कुंभन दास ने नहीं किया है? कुंभन दास ने बिल्कुल। क्या रहीम हाँ, दास ने नहीं किया है? बिहारी दास ने नहीं किया? ये लोग भी तो किए हैं। किए हैं सर। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एक को हम्म। ब्रांडिंग कर रहे हैं। कबीर ने अपनी ब्रांडिंग नहीं की है। नहीं नहीं। कबीर कबीर ने ब्रह्म को जिया, उसको बिल्कुल। 2.5 अक्षर कहा। प्रेम भी में भी 2.5 अक्षर है, ब्रह्म में भी 2.5 अक्षर है। हम्म। क्योंकि लोग प्रेम वाले पक्ष को ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म वाले को समझना पड़ेगा, ब्रह्म में भी 2.5 अक्षर है। और ब्रह्म और प्रेम दोनों अलग नहीं है। हम्म। लेकिन हम लोग सोचते हैं वो 2.5 अक्षर सिर्फ प्रेम को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी हम्म। तरह से आप देखिए कि हम लोग सभी लोग तस्वीर में देख चुके हैं कि शिरडी के साईं बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जी। लेकिन आज अगर भारतवर्ष में दो रिचेस्ट मन टेम्पल है, एक बालाजी का और शिरडी का, लोगों ने शिरडी के साईं बाबा को लेके सारा चीज किया ना, जगत ने किया। लेकिन जिन्होंने जगत संसार को छोड़ करके ये बताना चाहा कि तुम ब्रह्म के जगत में चलो। अब आप हमको ये बताएंगे कि अभी तो हम लोग विषय पे आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसके लिए जो साधक है और वो वेदांत दर्पण का श्रोता है, ऐसे साधक के लिए ये क्लैरिटी, इसके भीतर क्लैरिटी और आती ही जाएगी। इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं या एपिफेनीज कहते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम लोग पास अभी इस एपिसोड के लिए और कितना समय रह गया है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है 5 मिनट और है शायद। आपकी आवाज चली गई। हाँ सर, हम कंटिन्यू थोड़ा सा कर सकते हैं, और 10 मिनट तो के इसको ऐसा आसपास। हाँ। करते हैं, 2 मिनट में इस एपिसोड को हम समअप कर देते हैं, और फिर इसी बात को हम लोग अगले अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं, ठीक रहेगा? ठीक है सर, ठीक है सर, प्लीज प्लीज। हाँ। तो हम लोग ये बता रहे थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मतलब ये है कि शंकराचार्य कह रहे, अभिनव गुप्त नहीं कह रहे, भरत मुनि नहीं कह रहे, एक महापुरुष का इंटरप्रिटेशन है, मध्वाचार्य नहीं कह रहे। तो वो जिस जगह से देख रहे हैं, हम लोग को उस जगह को देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं सिर्फ ब्रह्म है जो नित्य है, जो सत्य है, जो आनंदमय है, और वो उसको पूरे सब तरफ देख रहे हैं। तो एक देखना तो आंखों से देखना होता है, एक अवेयर जब हम लोग होते हैं, अवेयरनेस के साथ रहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो भी वो सीइंग है, देखना होता है। ये शंकराचार्य का देखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगले एपिसोड में हम लोग इस दृष्टि की आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जगत, चेतन, जड़, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, देख चुके हैं कि जगत का कारण ब्रह्म है, पृथ्वी, ये सॉरी प्रकृति नहीं है। अब हम लोग देखने जाएंगे कि इसी मेटेरियल वर्ल्ड में परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए भरत मुनि ने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। जी सर, हम लोग इस पर आगे और चर्चा करते रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बोलेंगे और बहुत पर्टिनेंट बोलेंगे। सर पर्टिनेंट का मुझे नहीं मालूम है। नहीं, आप, पर्टिनेंट का मतलब होता है टू द नहीं, पॉइंट, हिंदी, हिंदी फोकस। हिंदी में क्या कहा जाता है उसको? हाँ, अप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट बोलेंगे। एप्रोप्रिएट, पर्टिनेंट, एप्ट, एप्ट। ये सारे शब्द हैं। जी जी, वो तो अंग्रेजी में हो गया क्योंकि कार्यक्रम हिंदी में है। आ, हाँ, यथायथ कह सकते हैं, या ये, ये हाँ, मतलब उसको जो है यथावत कह सकते हैं, यथायथ, यथा योग्य है हिंदी में शब्द। यथा योग्य, कि आज के समय में अगर कोई हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो वो इस पर सोचेंगे, और वो इस पर उनको अपने जीवन के साथ में रिलेट कर सकते हैं हमारे कार्यक्रम को, वेदांत दर्पण को, और उनके उत्तर भी उन्हें मिल सकती है।
इससे। सम्यक शब्द है पर्टिनेंट के लिए सम्यक। संस्कृत में, जी सम्यक दृष्टि, है जी ना। जी जी तो जी, पर्टिनेंट, करेक्ट। सम्यक दृष्टि, पर्टिनेंट। हाँ। संप्रश्न कहा गया, संप्रश्न, हाँ। हाँ, तो वही जो टॉपिक है, क्योंकि वही फिर प्रैक्टिकली फिर अपने जीवन के साथ वो करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं और इसी चर्चा के साथ में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे फिर प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण में। आज इस पर विराम लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। हाँ, धन्यवाद।